साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025। इसमें आपको शैक्षिक एवं सामान्य बोध के सभी प्रश्नों का विश्लेषण सहित उत्तर मिलेगा चित्रात्मक रूप में। इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो सबसे पहले इसके प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा इसका प्रश्न, शैक्षिक एवं सामान्य बोध। यहाँ से आप देख सकते हैं इसका प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025। इतिहास देखिए, इसका पहला प्रश्न है 2024 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुशील चंद्रा, अरुण गोयल, राजीव कुमार, सैयद नसीद अहमद जैदी। तो यहाँ पर देखते हैं इसका उत्तर। यहाँ देखिए इसका उत्तर है ऑप्शन सी राजीव कुमार। पदभार ग्रहण कब है? 15 मई 2022 से, सेवारत 2024 में भी। क्लियर है। यहाँ पर अरुण गोयल क्या है? मार्च 2024 में, और इस्तीफा कब दिए? मार्च 2024 में ही दिए। और इनका है सैयद नसीम अहमद जैदी का 2015 से 2017। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए यहाँ से ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता ही है। आगे इसको देख लीजिए, ये सभी जो तिथि है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे 5 सितंबर को क्या है आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है, किसकी याद में? डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है ये। आपको 11 नवंबर ये भी पूछा जा चुका है, ये क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, किसके याद में है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन है। और 14 नवंबर बाल दिवस है आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। इन सबको याद रखना है आपको। शिक्षक दिवस, बाल दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। अगला प्रश्न है ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए समुद्र अर्थव्यवस्था। ब्लू मतलब नीला, और समुद्र क्या होता है? नीला होता है। तो इसे आपको याद रख लेना है। समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था समुद्र महासागर संसाधनों के सतत उपयोग और संरक्षण से संबंधित। आपका आकाश आधारित अर्थव्यवस्था क्या होता है? इसमें अन्वेषण, अंतरिक्ष अन्वेषण, उपग्रह प्रौद्योगिकी, खगोलीय अध्ययन को संदर्भित करता है। वर्षा आधारित अर्थव्यवस्था क्या होता है? वर्षा पर निर्भर कृषि और जल प्रबंधन को दर्शाता है। वायु आधारित अर्थव्यवस्था क्या होता है? नवीनीकरणीय पवन ऊर्जा या वायुमंडल संबंधी गतिविधियों से संबंधित है। तो ब्लू है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका? समुद्र। अगला प्रश्न है NIRF रैंकिंग किससे संबंधित है? यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है शिक्षा, एजुकेशन से संबंधित है। आपका NIRF का फुल फॉर्म भी आप याद रख लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं NIRF का फुल फॉर्म आपका देखिए क्या दिया? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंक करने के लिए शुरू किया गया था। उच्च शिक्षा संस्थान जैसे विश्वविद्यालय और कॉलेज को उनकी गुणवत्ता के आधार पर रैंक करती है। तो फुल फॉर्म को भी याद रखना है। अगला प्रश्न है NEP 2020 के अनुसार किस कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की सिफारिश की गई है? तो यहाँ पर देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कक्षा 5 तक। मतलब कम से कम कक्षा 5 तक और अधिकतम कक्षा 8 तक। इसको आपको याद रखना है। मातृभाषा मतलब उसका लोकल लैंग्वेज, जैसे कोई अगर सरगुजा वाला है तो सरगुजिया भाषा होना चाहिए। अगर बस्तर का है तो बस्तर का जो लोकल लैंग्वेज है उसमें उसको पढ़ाना है, उसका जो लोकल लैंग्वेज है उसमें उसको पढ़ाना है। तो ये देखिए कम से कम 5वीं तक, अधिकतम 8वीं तक। तो आपको बस्तर का जैसे हल्बी, कुड़ुक, ये सब भाषा रहता है, उसमें उसको पढ़ाना है बच्चे को। तो उसका आ जाएगा उत्तर कक्षा 5 तक रहेगा। अगला प्रश्न है 1 क्लास 1 चैनल पहल किस योजना का हिस्सा है? इन चारों के बारे में आप अच्छे से जान लेंगे क्योंकि चारों ही इंपॉर्टेंट है। PM ई विद्या, दीक्षा, स्वयं और स्वयं प्रभात। इन चारों को देखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1 क्लास 1 चैनल
इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए PM ई विद्या। इसमें क्या है, विशेष पहल कक्षा 1 से 12 के लिए एक समर्पित टीवी चैनल है ताकि सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध हो सके, दूरस्थ क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण। उसके बाद देखिए दीक्षा क्या होता है। दीक्षा का आप फुल फॉर्म याद रख लेंगे, स्वयं का भी फुल फॉर्म याद रख लेंगे, एग्जाम में पूछ देता है इसको। इसका दीक्षा का है आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। यहाँ पर देखिए दीक्षा क्या है, शिक्षा साझा करने के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचा। यह एक ऑनलाइन पोर्टल है और ऐप है, न कि टीवी चैनल की तरह है। ये क्लियर है, यह ऑनलाइन पोर्टल है और एक ऐप है, टीवी चैनल नहीं है। यह डिजिटल सामग्री और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए है, शिक्षक को ट्रेनिंग देने के लिए है। स्वयं का क्या है, युवा महत्वाकांक्षी दिमागों के लिए सक्रिय अध्ययन के वेब। यह एक मुक्स का फुल फॉर्म याद रखेंगे, आता है एग्जाम में। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है, मुख्य रूप से उच्च शिक्षा और कौशल के विकास के लिए। स्वयं प्रभा को देख लीजिए, यह क्या है, स्वयं प्रभा 34 डिजिटल चैनलों का एक समूह है, एक समूह जो उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री, उच्च शिक्षा स्कूल का प्रसारण करता है, लेकिन यह कक्षा 1 से 12 के विशिष्ट 1+1 चैनल मॉडल का हिस्सा नहीं है। तो 1+1 चैनल मॉडल PM ई विद्या। क्लियर है, इनका अच्छे से आप अध्ययन कर लेंगे। दीक्षा, स्वयं, स्वयं प्रभा, PM ई विद्या। अगला प्रश्न है आपका 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की। तो इसका उत्तर देख लीजिए, ऑप्शन सी भारत। 2023 में ये अध्यक्षता भारत मुख्य शिखर सम्मेलन नई दिल्ली सितंबर 2023 में। इसका थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। आपका जापान क्या है, जापान में ने 2023 में G7 की अध्यक्षता की थी। G20 ओसाका शिखर सम्मेलन 2019 में था। सिंगापुर G20 का स्थायी सदस्य नहीं है, इसे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। श्रीलंका G20 का सदस्य नहीं है। क्लियर, तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, भारत। अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यहाँ पर आप देखेंगे, इसका है ऑप्शन डी सही उत्तर है, बेंगलुरु। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसरो का केंद्रीय मुख्यालय कहाँ, बेंगलोर में स्थित है। इसे स्पेस सिटी के रूप में जाना जाता है। बाकी को आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं देहरादून क्या है, यहाँ भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान है। अहमदाबाद में क्या है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र SSC और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL के लिए प्रसिद्ध है। पुणे क्या है, शैक्षिक केंद्र और खगोलीय अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। तो इसरो बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, RTE एक्ट शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आएगा ऑप्शन, यहाँ ए आएगा 2009। प्रदान किए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त याद रखेंगे। यह जो है 4 अगस्त 2009, हालांकि 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, इसमें ऑप्शन में दिया है इसलिए 2009 को लिया है। 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था और 2009 को अधिनियम के वर्ष के रूप में जाना जाता है, मतलब प्रस्तावित किया गया था और 2010 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन में 2010 नहीं है, इसलिए 2009 सही होगा। इसको आपको याद रखना है। आपका 2005 तो NCF से संबंधित है, NCF 2005, और 2020 क्या है, उसमें NEP 2020 आया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आया। तो यहाँ पर 2010 नहीं, इसलिए 2009 को लेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था शिक्षा के मानकों को विनियमित करती है। इसमें है आपका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, शिक्षक शिक्षा के मानकों का विनियमन कौन करता है, NCT। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसका फुल फॉर्म दिया है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जा चुका है फुल फॉर्म। NCERT का क्या काम है, यह स्कूली शिक्षा का पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तकों का विकास करता है। UGC क्या करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है। NCERT का भी फुल फॉर्म याद रखना है, नेशनल रिसर्च एजुकेशन फॉर रिसर्च एजुकेशनल ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। UGC क्या है, उच्च शिक्षा संस्थानों को अनुदान, मान्यता और समन्वय।
यूजीसी आपका कॉलेज के लिए है, एनसीईआरटी आपका स्कूली शिक्षा से संबंधित है, एनसीईटी ये क्या है आपका लास्ट वाला देखेंगे, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विशिष्ट उपकरणों पर ध्यान केंद्रित। तो यहाँ पर आप मेन इसका उत्तर कौन सा हो गया, एनसीटी। इन सब का आपको डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में है, आपका प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसका कंप्लीट नॉलेज आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी, यूजीसी, एनसीटी इन सब का आपको। और जैसे पीएसएसओयू हो गया आपका, सीजी, सीबीएसई, अगला प्रश्न है जल जीवन मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए इसका उत्तर है, सही उत्तर है ऑप्शन बी, पेयजल व स्वच्छता जल जीवन मिशन। यह प्राथमिक उद्देश्य है हर ग्रामीण घर में सुरक्षित नल का पानी और बेहतर स्वच्छता सुनिश्चित कराना। क्लियर है, सुरक्षित पानी, यहाँ नल का पानी, तो ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 में मूल्यांकन संबंधी मुख्य सुधार प्रावधान है। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर है सीसीई। तो ये हो जाएगा आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसका फुल फॉर्म भी याद रख लेंगे, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव क्या हो जाएगा, एजुकेशन। अगला प्रश्न है किस राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य में चीता पुनः स्थापना परियोजना के अंतर्गत चीते छोड़े गए हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। यहाँ पर देख सकते हैं गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। इसमें सबसे पहले तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद इसमें रखा गया है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीता पुनर्वास के लिए दूसरा सक्रिय स्थल है। पहला कौन सा है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। चूंकि कूनो इसमें ऑप्शन में नहीं है इसलिए इसी को लेना है आपको, गांधी सागर को। इसमें आप देख सकते हैं ये आपका दिया है, देखिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। इसमें कुल 20 चीते, 8 नामीबिया प्लस 12 दक्षिण अफ्रीका पहली खेप में छोड़े गए। कूनो को इसके उपयुक्त घास के मैदान और कम शिकार आबादी के कारण चुना गया था। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य भविष्य के लिए प्रस्तावित भविष्य के चीतों का घर। तो चूंकि गांधी सागर इस ऑप्शन में है इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगर कूनो राष्ट्रीय उद्यान रहेगा तो पहला वही को आप प्रायोरिटी देंगे। बांधवगढ़ किस लिए, बाघों के लिए विख्यात है आपका। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तेंदुए का घर है। कीवी तो आपका न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति 2020 द्वारा दी गई शैक्षिक संरचना क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 5+3+3+4। इसमें आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, पहला 5वीं में क्या हो जाएगा, 5वीं 5 का मतलब है पहली दूसरी और उससे पहले आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी या बालवाड़ी कहते हैं, उसका 3 साल, उसके बाद पहली दूसरी, कुल मिलाकर हो गया 5 साल। 3 से 8 वर्ष इसको याद रखेंगे। और उसके बाद जो अगला जो 3 है इसका मतलब है तीसरी, चौथी, 5वीं, तो ये है 8 से 11 साल। उसके बाद अगला 3 है वो है 6वीं, 7वीं, 8वीं, 11 से 14 साल। और अगला जो 4 का मतलब है 9वीं से 12वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 14 से 18 साल। तो आपको वर्ष को भी याद रखना है और कौन कौन सा कक्षा किसके अंतर्गत आता है उसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की किस जनजाति को प्राचीन सैनिक वर्ग के रूप में जाना जाता है। तो देखिए इसका उत्तर है ऑप्शन ए, हल्बा प्राचीन योद्धा वर्ग है ये आपका। कोरवा का क्या काम है आपका, कृषि और शिकार समुदाय, शांतिपूर्ण जीवन शैली। अगरिया का क्या है, पारंपरिक लोहार। और खैरवार क्या है, कृषि और श्रम समुदाय। अगला प्रश्न है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, एशियाई शेर। आज देख सकते हैं ऑप्शन डी, एशियाई शेर। गिर राष्ट्रीय उद्यान पूरी दुनिया में एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान है। यह विशेष रूप से उनके संरक्षण के लिए समर्पित है। नीलगाय क्या है, एक बड़ा मृग है। यद्यपि वे गिर में पाए जाते हैं, उद्यान विशेष रूप से उनके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध नहीं है। बंगाल टाइगर, यह बाघ मुख्य रूप से सुंदरवन, उत्तराखंड और अन्य बाघ अभयारण्यों में पाया जाता है।
गैंडा क्या है? भारतीय एक सींग वाला गैंडा मुख्य रूप से असम, कांजीरंगा और मानस और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, छोटी आंत। पर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी, छोटी आंत। यह क्या है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का प्राथमिक गुड़ा स्थल, यह पेयर पैच में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जीएसटी प्रणाली कब लागू की गई? इसका है आपका ऑप्शन बी सही उत्तर है 1 जुलाई 2017। यहाँ पर देख सकते हैं 1 जुलाई 2017, एक राष्ट्र एक कर ऐतिहासिक रोल आउट। अगला प्रश्न है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो अभी पढ़े, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन ए असम किस लिए है? यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, एक सींग वाले गैंडे का विश्व प्रसिद्ध घर। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। असम है। गुजरात में क्या है? गुजरात में आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है, एशियाई शेर के लिए, इसको भी याद रखेंगे। मेघालय में आपका बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान है। आपका बिहार में क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए इसका अंतिम प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन ने किस स्थान पर सफल लैंडिंग की? इसका उत्तर है आपका चांद का दक्षिणी ध्रुव। देखिए यहाँ से ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका, चांद का दक्षिणी ध्रुव। भारत ने 23 अगस्त सन 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अज्ञात क्षेत्र पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया। इसी प्रकार के वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।